क्लास 12 का एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड मेथड होता है सॉल्व करने के लिए एंड इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं होता है। जो आपको पहले भी बताए थे हम, आपको इंटीग्रेशन ठीक से आता है तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करना किसी भी एग्जाम में बहुत आसान है। मतलब आप बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसका मेथड बहुत लिमिटेड है और जो आसानी से समझा जा सकता है एंड देन सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो बेस्ट है ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर का हम लोग पढ़ते हैं वो यहाँ पर दे रखा है। तो आप इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको हम ये समझाते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा किस फॉर्मेट में दे रखा होगा और आपको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखोगे तो मेनली दो फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाता है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक फॉर्मेट होता है dy by dx प्लस ऑफ पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। एक फॉर्मेट तो ये होता है और इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपको समझना होगा कि ये जो फॉर्मेट है इसमें p और q क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि p एंड q जो होना चाहिए आइदर वेरिएबल ऑफ x, p एंड q आर आइदर वेरिएबल ऑफ x या फिर कह सकते हो कांस्टेंट, आइदर वेरिएबल ऑफ x और कांस्टेंट, या तो वेरिएबल ऑफ x होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को। और यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है कि p और q क्या होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अब जब आप ये पता कर लोगे इसके बाद आप कंपेयर करोगे इक्वेशंस को। जब आपका इक्वेशंस कंपेयर हो जाएगा इसके बाद करना है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जैसे ही आप निकाल लोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस तरह से निकालना आपको, तो देखिए e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ये फॉर्मूला होता है, इसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आपका फाइंड हो जाता है तो फिर आप सॉल्यूशन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर इसका सॉल्यूशंस करना काफी आसान हो जाता है। जैसे इसका जनरल सॉल्यूशंस का जो फॉर्मूला हो जाता है जो आप आसानी से ध्यान रख सकते हो वो हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। और आप यहाँ पर सॉल्व करोगे आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये एक फॉर्मेट होता है जिसमें आपको इस तरह से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो यही ध्यान रखना है कि p और q जो वेरिएबल ऑफ x हो या फिर कांस्टेंट हो जाए। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx एंड फिर आप क्या कर सकते हो इस सॉल्यूशन जो है इसमें आप पुट करोगे, यहाँ इंटीग्रेट कर दोगे आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन इसका एक और फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। हालांकि थर्ड फॉर्मेट भी होते हैं जो बर्नौली इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होता है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बेसिक में देख रहे हैं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट यही है। अब इसमें एक और फॉर्म क्या हो जाता है, इसमें जो एक और फॉर्म होता है वो होता है आपका कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो एक फॉर्मेट ये भी होता है कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पर रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू और इसमें आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर p एंड q जो होना चाहिए आर वेरिएबल ऑफ y या फिर आप कह सकते हो कांस्टेंट, वेरिएबल ऑफ y और कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए। तो अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है तो वेरिएबल ऑफ y होना चाहिए या कांस्टेंट हो जाना चाहिए। अगर इस फॉर्मेट में दे रखा है आपको तो वेरिएबल ऑफ x होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से ध्यान रख सकते हो। अब जैसे ही आ गया तो इसका भी क्या करोगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी वाई। अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आ जाएगा और फिर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब आप इसमें सॉल्व करोगे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये दो फॉर्मेट होता है, दोनों फॉर्मेट को आप लगा के बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मेट के थ्रू आपको क्वेश्चन गिवन होगा एंड देन सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर गिवन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बर्नौलिस लगा करके सॉल्व किया जाता है। तो वहां पर हम लोग देखेंगे आगे बर्नौलिस का जब कोई क्वेश्चन करेंगे तो कि किस तरह से उसको लगाना चाहिए। लेकिन अभी आपका बेसिक जो पार्ट है वो ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर आप यह ध्यान रखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इसी दो फॉर्मेट में होते हैं तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन गिवन है तो हम लोग देखते हैं कि इस दोनों फॉर्मेट में से कौन सा आपको लगाना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में दे रखा है तो मतलब आपको ये वाला लगाना चाहिए और आप क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये थोड़ा बहुत आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से हमें फॉर्मेट में जाना चाहिए। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है तो पी और क्यू क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑफ एक्स या कॉन्स्टेंट
लेकिन अगर dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू के फॉर्म में दिया आपको, तो यहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ y होना चाहिए। मतलब आपको इसको ध्यान रखना है, नीचे में जो dy लिखा हुआ है अगर y के रेस्पेक्ट में है तो p और q भी वेरिएबल ऑफ y या कांस्टेंट होना चाहिए। अगर x के रेस्पेक्ट में है तो p और q भी क्या होना चाहिए, वेरिएबल ऑफ x या कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि मान लो कल को आपको दे दिया गया dy बाई dt, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या होना चाहिए, तो dy बाई dt लिखा हुआ है, इसका मतलब p और q आइदर वेरिएबल ऑफ t होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस तरह से बड़ा आसानी से आप इसको ध्यान रख सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो आप ये आसानी से ध्यान रखो, क्योंकि ये आपको बोर्ड्स में भी पूछता है एंड साथ साथ आपको जेई में तो क्वेश्चन पूछते ही है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आपको किसी बोर्ड में होगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसको बना भी सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसमें फॉर्मेट आप बस ध्यान रखो एंड क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। देखो बहुत ईजी है। जैसा आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर होगा क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स है। तो क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्योंकि जो फॉर्मेट है हमारा उसमें देखे होगे डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको डी वाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको कंपेयर करके पी और क्यू निकाल लेना है। तो कंपेयर करने के लिए आप इक्वेशन लिख लोगे, जनरल इक्वेशन। हालांकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, इतना कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बोर्ड्स वगैरह में आपको लिखना चाहिए एंड देन कंपेयर करना चाहिए। अब आप कंपेयर करोगे तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी p के वैल्यू हो जाएगा आपका 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q के वैल्यू हो जाएगा आपका e टू द पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये q के वैल्यू हो गया और ये p के वैल्यू हो गया। अब आप क्या करना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करो तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा आपको, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए आप इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होता है tan इनवर्स x। तो मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e टू द पावर tan इनवर्स x। तो ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस करना। तो देखिए सॉल्यूशन करना आप काफी आसान है। अब इसको सॉल्यूशन जो आप करोगे तो इसमें क्या करोगे आप यहाँ पर कि आपको अभी ये बताएं कि जनरल सॉल्यूशन जो आप लिखते हो, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या लिखोगे आप यहाँ पर, बहुत आसानी से आप ध्यान रख सकते हो इन चीजों को। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन में आपको हम बताए थे कि अगर आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है तो आपका सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e के पावर tan इनवर्स x, तो y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q के वैल्यू कितना है, e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख लो यहाँ पर, तो e टू द पावर tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपका, e टू द पावर tan इनवर्स x, तो e टू द पावर tan इनवर्स x इनटू dx प्लस c, ये आ गया आपका। अब इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। देखो फर्दर जो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अब ये तो पार्ट आपको ऑलरेडी सॉल्व है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशंस। तो इंटीग्रेशंस करने के लिए आप सब्स्टिट्यूशन कर लो। तो देखो यहाँ पर लेट tan इनवर्स x को हम लोग t ले लेते हैं, तो tan इनवर्स x को t लोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका dt। जो आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसी मेथड को लगा करके आप यहाँ पर tan इनवर्स x को t ले लो, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा dt। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए, कंपेयर किए। पहले तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा आपको, देन आप कंपेयर करोगे, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे और उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे। अब इसको हम लोग फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो देखिए फर्दर आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप इतनी बात समझ गए होगे, तो हम लोग यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए अब ये क्वेश्चंस काफी आसान हो गया। अब इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई ज्यादा हेडेक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यह आ जाएगा आपका y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर tan इनवर्स x को आप t लिए थे, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t इंटू ई टू द पावर t, और देखो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा dt, ये मिलेगा आपको dt प्लस c। नाउ इसको फर्दर सॉल्व कर लो। तो देखिए e के पावर t और e के पावर t, तो कितना मिलेगा आपको,
ई टू द पावर 2t इंटू डी टी प्लस सी। तो देखिए अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो आपका वैल्यू मिलेगा y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ई की पावर 2t बाई 2, है ना। t का कोफिशिएंट 2 है, अब इंटीग्रेशन पर हो गई है तो ये 2 क्या करोगे डिवाइड प्लस सी। अब इसमें फर्दर सॉल्व कर सकते हो, फर्दर जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से t का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग tan इनवर्स x, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये मिलेगा आपको y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। तो देखो ये आ गया। अब आपको कुछ कंडीशन दे रखे हैं, उस कंडीशन को यूज करो। तो देखो यहाँ पर कंडीशन आपको क्या गिवन है कि y ऑफ 1 के वैल्यू 0 है, तो आपको पूछ रहा है y ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 का मतलब ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होगा। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि y ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 में y का वैल्यू जो है आपका 0 है और x का वैल्यू 1 है, यानी एट x इक्वल्स टू 1 y का वैल्यू कितना है 0। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग क्या निकालेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे। तो c का वैल्यू जब निकाल लोगे तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा। तो जब आप फर्दर सॉल्व करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो है कि आप वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पर y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल्स टू 0 पुट करो और x इक्वल्स टू 1 पुट करो। तो जब इसमें x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे और y का वैल्यू 0 पुट करोगे तो देखो क्या होगा, ये तो 0 इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स 1, ये तो सीधे सीधे 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया e के पावर 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पर पुट करो तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 इंटू tan इनवर्स 1 बाई 2 और ये हो गया प्लस c। तो देखो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है पाई बाई 4। तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू पाई बाई 4 बाई 2 पाई बाई 4 बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ से 2 से कैंसिल कर दो तो ये मिलेगा 2, यानी c के वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस ऑफ e के पावर पाई बाई 2 बाई 2। तो c के वैल्यू आ गया आपका e माइनस ऑफ e के पावर पाई बाई 2 बाई 2। अब आपको करना क्या है, आपको पता करना है कि y ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा। तो y ऑफ 0 का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप इतना बात ध्यान रखो कि c के वैल्यू कितना आया। अब y ऑफ c के वैल्यू आपको निकालना है, तो देखिए y ऑफ c के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y ऑफ c के वैल्यू जब फाइंड करने के लिए जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, तो देखिए आप इस वैल्यू को पहले पुट कर दो। तो आपका जो सॉल्यूशन था y इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये है आपका। तो देखिए y ऑफ 0 का मतलब क्या है, आपको x के जगह क्या पुट करना होगा 0 एंड देन आपको फर्दर सॉल्व करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका y इंटू, जब आप x के वैल्यू 0 पुट करोगे यानी y ऑफ 0 निकालना है तो x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये मिलेगा आपको e टू द पावर tan इनवर्स 0 और ये आ जाएगा आपका e टू द पावर 2 tan इनवर्स 0 बाई 2 प्लस सी। ठीक है, ये आ गया आपका। तो देखिए c की वैल्यू ऑलरेडी पता है, इसको भी पुट कर देते हम लोग। तो देखिए आपको जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो tan इनवर्स 0 वैल्यू क्या होता है 0, तो ये मिल जाएगा आपको y इंटू ई टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स 0 0, तो 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, e टू द पावर 0 बाई 2 प्लस सी। तो देखिए e के पावर 0 कितना है 1, यानी ये आ गया y इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। अब c की वैल्यू कितना आपका माइनस ऑफ e के पावर पाई बाई 2 बाई 2। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये मिलेगा आपको 1 माइनस ऑफ e टू द पावर पाई बाई 2 बाई 2। तो देखिए ये आपका क्या आ गया सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा था कि y ऑफ 0 वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e के पावर पाई बाई 2 यानी यहाँ पर आप इसमें देखो कंपेयर करके कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो यानी बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से ये ऑप्शन को आप इस तरह से टिक कर सकते हो और ये क्वेश्चन आपका ईजी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे ध्यान से तो फॉर्मेट आप लगाते हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको देखे होगे इंटीग्रेशन है मेन, मतलब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसी क्वेश्चन को नहीं, इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। इसके मेथड बहुत इजी होते हैं और आपको इंटीग्रेशन अगर आप ठीक से कर लेते हो तो कोई दिक्कत है होता ही नहीं इस चैप्टर में। तो मतलब आपको इस चैप्टर को कमांड करना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन तो वैसे भी आपको बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना होता है एंड जेई के लिए पढ़ना होता है। तो इंटीग्रेशन आप थोड़ा ध्यान दोगे ये सब चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। इसी चैप्टर का नहीं, इनफैक्ट एरिया भी आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन ही जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी कुछ क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्टीज पर होगा, तो हालांकि प्रॉपर्टीज उसके बहुत ईजी है। तो ओवरऑल देखोगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपके लिए 3-4 चैप्टर काफ़ी ईजी हो जाता है किसी भी एग्जाम में सॉल्व करना और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
तो इंटीग्रेशन पे आपको फोकस करना चाहिए। इंटीग्रेशन का हमारा हमने सारा लेक्चर ले रखा है, आप उसको जाके देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हम। तो अगर आप उसको देखोगे प्रॉपर अगर तरीके से करोगे तो आपका इंटीग्रेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसमें बेसिक्स हम पढ़ाएं पूरे लेक्चर, ठीक है। तो टोटल 10 लेक्चर है, आप उसको अगर एक बार देख लेते हो तो आपके लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। और इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आप बोर्ड्स ले लो या फिर जेई ले लो, दोनों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि दोनों बोर्ड्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको जेई में भी इंपॉर्टेंट है। इवन एनटीए वगैरह में बैठोगे तो उसमें भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इस पर ये सब टॉपिक पर जो टॉपिक कॉमन है जिससे आपको आगे चल के यूज़ होता है, जिस टॉपिक को अगर आप आगे पढ़ते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए फिर बेनिफिशियल होगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि मतलब आपको एक टॉपिक खराब होने की वजह से ये 3-4 चैप्टर आपके चले जाएँगे। तो जैसे आपने मतलब अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को अच्छा कर लिया तो ये 3-4 चैप्टर अच्छे हो जाएँगे आपके। अगर आपने उसको खराब किया तो आपके लिए यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगा और बोर्ड्स में भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी ईज़ी है, आप इसको ध्यान रखो और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मूला बताया हम, आप उसको ध्यान रखो। हम आपको ये क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बता देंगे बर्नौली से रिलेटेड कि किस तरह से उसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी सीबीएसई बोर्ड्स में या जेईई में भी कभी-कभी वो पूछ दिया जाता है। तो उसको आप किस तरह से बनाओगे हम बता देंगे आपको। बहुत आसान होता है, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। बाकी आप इसको ध्यान रखो और इसको देखो कैसे बनता है क्वेश्चंस को। एंड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये क्वेश्चन आपको ये टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप इसको देख लो।